वो उस ज़माने में थे जब गाँव में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई का कोई प्रचलन नहीं था, वो भी पढ़े लिखे नहीं। उनकी ज़्यादा रुचि लेखनी में थी, तो लिखने में ज़्यादा, और उन्हें था कि मेरी परिवार बड़ी हो, मतलब बिरहा जगत की। बाद में जब बिरहा में वो काफ़ी कुछ प्रगति किए और उनके पत्तू गुरु के संपर्क में आए, रामाधार गुरु के संपर्क में आए। ऐसा महसूस करता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड थे। मैंने बहुत नज़दीक से देखा। जनरल किसी इंसान में इतनी क्वालिटी नहीं हो सकती। उनके जो शिष्य आज लोगों में जो फैला था, उनको संत कहते थे, संत पतिराम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव बदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नई दिल्ली में कार्यरत। बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जब गुरु बिहारी के कुछ शिष्यों ने अपने अपने अखाड़े स्थापित किए, तो उन अखाड़ों में धीरे धीरे अनेक लोग बिरहा लिखने की कोशिश करने लगे और अनेक गायक उभर कर सामने आए। पहली पीढ़ियों में सारे अखाड़ों के लोग अपनी अपनी विशेषताओं के कारण उस अखाड़े का नाम ऊंचा कर रहे थे। एक बात खास तौर पर देखने में आती थी कि बिरहा एक अस्फुट काव्य विधा है, जो पहले 2 लाइन से शुरू हुई, फिर 4 लाइन उसमें जुड़ने लगी, फिर 8 लाइन, और इस तरीके से फिर कोई न कोई किस्सा जुड़ता था जिसमें एक बड़ी बात होती थी, उसके उतार चढ़ाव और उसके परिणाम तक बातें होती थीं। और अंततः दूसरे और तीसरे दशक में बिरहा कई तरह की स्थितियों को व्यक्त करता था। उसका एक सुस्पष्ट कथानक होने लगा था और यह लोगों को इतना रुचने लगा कि धीरे धीरे बिरहा सुनने वालों की तादाद बढ़ती गई। उस दौर में माइक का कोई चलन नहीं था, इसलिए बहुत ऊंची आवाज़ में गाने का इतिहास उन गायकों का रहा है, क्योंकि हजारों की भीड़ में सबसे पीछे बैठे लोगों को भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे, इसके लिए आवाज़ ऊंचा होना जरूरी था। दूसरी चीज़ यह है कि गाने की प्रक्रिया में किसी भी तरीके से शब्दों का फंसाव नहीं दिखना चाहिए, स्पष्ट रूप से कहना जरूरी था, गाना जरूरी था, इसलिए भी ऊंची आवाज़ में गाना आवश्यक था। गोगा खलीफा के बारे में कहा जाता था कि वे कम से कम 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ने वाली आवाज़ में गाते थे। हकड़ू खलीफा के बारे में कहा जाता है कि वे इतनी ऊंची आवाज़ में गाते थे कि तमाम सारे गांवों की सीमाओं को तोड़कर उनका बिरहा लोगों के कानों तक पहुंचता था और लोग वहां जुटते थे। एक बार तो उन्होंने 24 घंटे तक लगातार बिरहा गाने का रिकॉर्ड बनाया चकिया में। रमन सिंह चौहान जेकर नाम कहा कि हकड़ू 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 सब कोई कहे, 48 घंटा 1 घंटा बिरहा 24 घंटा एक चकिया में गोले रहे। हकड़ू उनका नाम पड़ल। अच्छा। रमन सिंह चौहान का नाम हकड़ू पड़ल। अच्छा। और वह चकिया में गोले रहे। मोलई और गाटर खलीफा अलग अलग तरीके के प्रतिभावान गायक थे, जिन्होंने अपनी गायकी और सुर के बदौलत, अपने कलेजे के बदौलत बिरहा को एक महान ऊंचाई दी। इसी तरीके से अनेक दूसरे लोग थे। रमन, पत्तू, गणेश और सरजू अखाड़े बनारस के महत्वपूर्ण अखाड़े थे और उन अखाड़ों के दूसरी और तीसरी पीढ़ियों में अनेक कवियों और गायकों ने उन अखाड़ों का मान चारों तरफ बढ़ाना शुरू किया। पत्तू अखाड़े में पत्तू खलीफा के बाद जौनपुर इलाके के पतिराम खलीफा उनके शिष्य बने, जिन्होंने कुछ समय तक बिरहा गाया और उसके बाद वे लिखने लगे। चूँकि वो बड़े थे, शिष्य बहुत सारे हो गए थे, तो वो भी शिष्यों के बीच में ही गाते थे। एक कभी कभी छोटा गाना
क्योंकि उनका स्वर तो था लेकिन उन्हीं की ज़्यादा रुचि लेखनी में थी। तो लिखने में ज़्यादा, और उन्हें था कि मेरी परिवार बड़ी हो, मतलब बिरहा जगत की, उनमें वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और शिष्यों को जैसे ये कवि जी थे, ये जो सबसे हाई लेवल पे थे, बाकी भी लोग थे अच्छे पोजीशन पे, पर इतना ऊंचाई पे कोई नहीं था, तो उन पे बहुत ध्यान देते थे। और ज़्यादातर उनका ही रहता था कि अच्छा से अच्छा और अखाड़ों की कंपटीशन में हमारे लोग अच्छे हों। पत्तू खलीफा स्वयं स्वशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने स्वाध्याय से अक्षरों को जोड़ना और शब्दों को बनाना सीखा था, और फिर वाक्य और कविता बनाना सीखा। यही हाल पतिराम खलीफा का भी था। पतिराम खलीफा का जन्म 1904 के आसपास जौनपुर जिले के पूर्वी छोर पर स्थित आखिरी गांव बरडीहा में हुआ था। इस गांव के एक तरफ आजमगढ़ और दूसरी तरफ गाजीपुर की सीमा मिलती है। यहाँ एक किसान परिवार में जन्मे पतिराम खलीफा युवावस्था में कमाने के लिए बम्बई चले गए और वहाँ किसी मिल में काम करने लगे। वहीं पर उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और धीरे धीरे उन्होंने बिरहा लिखना शुरू किया। वो उस ज़माने में थे जब गांव में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई का कोई प्रचलन नहीं था, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। बाद में ऐसे चलते चलते बम्बई पहुँचे और नौकरी के तलाश में, तो वहाँ पे उन्हें ज़मीन पे लिख लिख के बताया गया क ख ग, इस तरह से वो सीखे और उन्हें बड़ी रुचि थी। और पता नहीं भगवान की शायद ऐसी कृपा थी, और धीरे धीरे लिखना वो सीख गए। उनके अक्षर बड़े अजीब रहते थे, जो मतलब कम पढ़े लिखे लोगों जैसा लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे। उनके लिखे बिरहे उन्होंने स्वयं भी गाए और उसके अलावा कई और गायकों ने गाए। पतिराम खलीफा के बहुत सारे शिष्य थे जो जौनपुर और बनारस की सरहदों पर फैले हुए थे। प्रायः बम्बई में रहने वाले अनेक कलाकार उनके लिखे बिरहे गाते थे। बाद में जब बिरहा में वो काफ़ी कुछ प्रगति किए और उनके पत्तू गुरु के संपर्क में आए, रामाधार गुरु के संपर्क में आए, तो वो काफ़ी शायरी वगैरह और सारी चीज़ें लिखने लगे। उस समय बिरहा का कोई मतलब नहीं, कोई जानता भी नहीं था। उस ज़माने में तो मैंने देखा जैसे देवता की तरह पूजते थे लोग, आए तो सीधे पैरों पे गिरते थे। वहाँ भी बम्बई में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत हाई रिस्पेक्ट था। फिर बाद में उनका चलता रहा, वो ज़्यादा गाने में कम लेकिन लिखने में ज़्यादा रुचि लिए, तो काफ़ी जगहों पे उनका प्रसार हुआ बिरहा का। उनके भतीजे राम अवध यादव जो कि बंगाल चैंपियन के नाम से मशहूर थे, उनके पट्ट शिष्यों में एक थे, और उनके दूसरे भतीजे भी गाना गाते थे। और इस तरीके से उनके घर में कई लोगों ने बिरहा को अपने अपने तरीके से बरता और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें राम अवध यादव उर्फ बंगाल चैंपियन बहुत महान गायक थे। ना वो एक संस्कृत में एक लाइन है, मैं सुनाना चाहता हूँ। राजा पूज्यते राज्यम विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा सिर्फ राज्य में होती है, लेकिन विद्वान की कोई सीमा नहीं। विद्वान की पूजा तो दुनिया में कहीं भी होती है। शायद नेहरू और इंदिरा को भारत में पूजा लगी, गांधी की कोई सीमा नहीं है, न जाने कहाँ कहाँ। तो वैसा था इनका कि बंगाल हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे किसी बम्बई हो, सब जगहों पे लोग जानते थे बहुत अच्छे से। पतिराम खलीफा बहुत संयत और शिष्ट व्यक्ति थे। वे अपनी भाषा को कभी भी दोअर्थी और अश्लील नहीं बनने देते थे। उनकी आध्यात्मिक चेतना और दूसरी समाज की समझ इतनी गहरी थी कि वो अपने समय की तमाम सारी सच्चाइयों को व्यक्त करते थे। उनके जो शिष्य आज लोगों में जो फैला था, उनको संत कहते थे, संत पतिराम। मैंने कभी झूठ बोलते नहीं देखा, मैंने कहीं ऐसा एक्ट नहीं देखा कि जो किसी को शर्मिंदा करता हो या किसी की हानि करना चाहते हो। हमेशा एक ही बात करते थे, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। और वही नतीजा कि आज अगर मैंने गलती से झूठ बोल दिया तो 100 बार सोचता हूँ कि ये कैसे हो गया। और हमने इसीलिए पढ़ाई लिखाई
सारी चीज़ों में, जबकि कॉस्ट फैक्टर था, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली। फिर भी मेरी मेहनत, चूँकि मेरे पास जो नॉलेज था, मैं वहाँ महाराष्ट्र में जाके बहुत अच्छी पोजीशन हासिल किया। तो वो उन्हीं का देन था कि हमें सच्चाई पे चलना सिखाए और ईमानदारी से हमको आगे बढ़ाए। तो आज भी उनको संत के रूप में जो लोग जानते हैं कि वो एक संत थे, मतलब हर तरह से उनका जो उपाय, आज भी नाम में भी संत जोड़ते हैं। तो परिवार पे उनका काफ़ी असर पड़ा, काफ़ी प्रभाव पड़ा। हम किसी तरह की नशा, शराब, बीड़ी, तो हमारी पूरी परिवार कुछ भी नहीं छूती। मैं था शाकाहारी हूँ, मेरे माता पिता भी शाकाहारी थे। तो हमारे जो संस्कार हैं वो उसमें बहुत गहरी छाप मेरे पिताजी की है। एक बताते हैं लोग कि बहुत पहले, आज से 50 साल पहले, मेरे होश से पहले एक बिरहा उन्होंने लिखा था। उसमें लिखा था जो आज की घटना है, कि एक भविष्यवेत्ता भी थे कि वर्धा मजा उड़ई है हर ज्योति ट्रैक्टरवा, गड़ारी ना ही रही है नरवा। हाँ, अब वो गड़ारी ना, तो शायद मेरी उम्र, शायद आपको याद हो तो हो, 50 के पहले वाले तो देखे भी नहीं होंगे कि वो नार और गड़ारी या मोट कैसे पूरी की सिंचाई होती थी। वर्धा मजा उड़ई है हर ज्योति ट्रैक्टरवा, गड़ारी ना ही रही है नरवा। संयोग से उनकी एक तस्वीर उपलब्ध है और उनके गांव बरडीहा के एक छोर पर उनका एक स्मारक भी बना हुआ है जहां उनकी मूर्ति लगी हुई है। उनके बड़े पुत्र इंद्रराम यादव, जो कि उद्यान शास्त्री रहे हैं और वे खुद बिरहा और दूसरी विधाओं के बड़े प्रेमी हैं, वे बताते हैं। एक घटना मुझे याद है उनकी, बता रहा हूँ। छोटे बच्चों के साथ खेलता था, तो कभी कभी स्कूल जाता, तो बम्बई रहते थे, वहाँ से आए थे घर, और मैं खेलने में भाग गया बच्चों में, स्कूल नहीं गया उस दिन। और वही मतलब ज़मीन पे लिखते थे सब बच्चे उस ज़माने में। तो आए और एक पतला सा छिटकुन, बाँस का पतला सा, उसी से 2 छिटकुन मारे, मुझे आज तक याद है। और वही मैं ऐसा कि पढ़ने क्यों नहीं गया। और आज वही ऐसा डर मेरे अंदर बैठा कि मैं कभी स्कूल जाने के लिए, और बच्चे बहाना कर ले, लेकिन मैं आज तक, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, मेरा सब हाई स्कूल, इंटर, बीएससी सब फर्स्ट डिवीज़न पास किया। मैं पढ़ने में, मैं गांव में काफ़ी लोग प्रशंसा करते थे। उन्हीं की ये देन थी कि मैं ऐसे अनुशासन में आया, पढ़ाई को बहुत पसंद करते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे। पिताजी का ये सारी चीज़ें थी। और लगभग 80 के आसपास, 78-79 में उनका देहांत हुआ। उसके पहले बहुत ही गांव में आए रिटायर होकर के, तो भी बहुत रिस्पेक्ट लोग करते थे। और उनकी सोच बस यही रहती थी, सब शांत रहें, प्रेम से रहें, परिवार में भी किसी तरह का अनबन न हो, ऐसी कोशिश उनकी। मेरे एक भाई थे छोटे, जो पढ़ते समय भी काम में, उनसे 8-9 साल छोटे थे। वो उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, गुजर गए बहुत पहले। और इसके बाद बहन नहीं थी, मैं अकेले था और मेरे 2 बेटे। माता जी भी मेरी बड़ी सात्विक नेचर की थी, बिना पूजा किए वो पानी भी नहीं पीती थी, शुद्ध शाकाहारी, और बड़ी कर्मठ थी, बहुत मेहनत से काम करती थी। और वही हमारे अंदर वो बात आई कि जब हम भी काम करते तो थकते नहीं थे, जो करते हैं करते जाते थे। मेरे ग्रैंडफादर, दासा यादव नाम था उनके पिताजी, वो भी सिंगापुर में पहले थे। तो वो भी बिरहा में बड़ी रुचि रखते थे। हमारे परिवार में ही हमारे जो दादाजी थे, उनके भाई, बड़े भाई जो चौथी यादव थे, वो भी, उनके लड़के धीरज यादव, वो भी बिरहा गाते थे उस ज़माने में। और चौथी यादव के ही हमारे ये जो कवि राम यादव, स्वर्गीय कवि राम यादव, चौथी यादव के पौत्र थे। तो हमारे ग्रैंडफादर सब एक ही थे, मतलब 3 भाई थे। तो ये सबसे बड़े थे इनके, और एक दूसरे नंबर पे थे पयाग, वो दूसरे परिवार है, और सबसे छोटे मेरे ग्रैंडफादर थे। तो श्री राम और जी जो थे, वो हमारे भाई थे, बड़े भाई, चचेरे भाई थे रिश्ते में। मेरे पिताजी उनके चाचा थे, वो बड़े थे, छोटे थे। उनके तमाम सारे शिष्य अलग अलग जगहों पर हैं, इसलिए हम उन तक नहीं जा सके, लेकिन पतिराम खलीफा के जीवन और योगदान के बारे में उतनी जानकारी मिलती है जिससे हम जान सकते हैं कि वे कैसी थी।
उनका व्यवहार कैसा था, वे क्या लिखते थे और उनके शिष्यों में कौन कौन लोग थे। हम उनकी स्मृति को नमन करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और यथासंभव आर्थिक सहयोग भी दें ताकि हम इस अभियान को बहुत आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो के प्रायोजक थे शिव बदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में कार्यरत, बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।